एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जिसने दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को नए नए एयरपोर्ट्स, मोटरवेज और बंदरगाहों के सपने दिखाए थे। लेकिन आज वही सपने अधूरे और टूटे हुए नजर आते हैं। तो क्या चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाकई सदी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था या फिर एक भू राजनीतिक तबाही? चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। एक वक्त था जब हर कोई इसे प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी कह रहा था और आज इसे जियोपॉलिटिकल डिजास्टर का नाम दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि दुनिया की उम्मीदें इस तरह से बिखर गई? तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले उस बड़े विजन की बात करते हैं जिसके साथ इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। बात है साल 2013 की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का ऐलान किया। इसे सदी का सबसे बड़ा ग्लोबल प्लान कहा गया। इस विजन ने सच में पूरी दुनिया को चौंका दिया। 150 से ज्यादा देशों ने इस प्लान में दिलचस्पी दिखाई और कई गरीब मुल्कों ने तो फौरन चीन से कर्ज लेना भी शुरू कर दिया। और देखते ही देखते चीन ने इस प्रोजेक्ट पर $1.2 ट्रिलियन से भी ज्यादा की भारी भरकम रकम लगा दी। ये पैसा उन देशों को लोन के तौर पर दिया गया जिन्हें शायद कहीं और से मदद मिल ही नहीं रही थी। मकसद बहुत बड़ा था, एक नया सिल्क रोड बनाना, रेलवे लाइंस, हाईवेज और बंदरगाहों के एक जाल के जरिए एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ना, ताकि गरीब देशों में विकास हो सके और चीन एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरकर सामने आए। लेकिन जल्द ही BRI की असलियत सामने आने लगी और इसके साथ ही इस पर एक बेहद गंभीर आरोप भी लगा, जिसे कहते हैं डेट ट्रैप, यानी कर्ज के जाल की रणनीति। तो ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी आखिर है क्या? देखिए, आरोप ये है कि ये एक ऐसी रणनीति है जिसमें किसी देश को जानबूझकर इतना ज्यादा कर्ज दिया जाता है कि वो उसे कभी चुका ही ना पाए, और जब वो देश कर्ज चुकाने में नाकाम हो जाए तो बदले में उसकी जमीन या जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा कर लिया जाए। जरा इस कथित प्रक्रिया को समझिए। पहले बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भारी लोन ऑफर किए जाते हैं। फिर एक शर्त रखी जाती है कि कंस्ट्रक्शन का काम सिर्फ चीनी कंपनियां ही करेंगी। इसके बाद उस देश के कोई कीमती संपत्ति जैसे कोई पोर्ट गारंटी के तौर पर रखवा लिया जाता है, और आखिर में जब देश लोन नहीं चुका पाता तो उस संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि चीन ऐसा करेगा क्यों? वजह बताई जाती है चीन की अपनी जरूरतें। उसके पास स्टील और सीमेंट जैसी चीजों की अतिरिक्त औद्योगिक क्षमता थी जिसे उसे एक्सपोर्ट करना था, और साथ ही पूरी दुनिया में अपनी भू राजनीतिक ताकत भी बढ़ानी थी। अब बात करते हैं उन देशों की दर्दनाक कहानियों की जो इस कथित जाल में फंसकर बर्बादी की कगार पर पहुंच गए। इसकी सबसे बड़ी और शायद सबसे दुखद मिसाल है श्रीलंका। उसे सपना दिखाया गया कि हम्बनटोटा में एक नया पोर्ट बनाकर वो दुबई जैसा बड़ा ट्रेड हब बन सकता है। चीन से भारी लोन लिया गया, लेकिन वो पोर्ट कभी चल ही नहीं पाया। नतीजा, साल 2017 में श्रीलंका को मजबूरी में 99 साल के लिए अपना पोर्ट एक चीनी कंपनी को लीज पर देना पड़ गया। श्रीलंका जैसे मामले अकेले नहीं थे। BRI के तहत कई ऐसे प्रोजेक्ट्स भी बनाए गए जिन्हें व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। मतलब वो प्रोजेक्ट्स जो दिखने में तो बड़े शानदार होते हैं, लेकिन उनका कोई असली फायदा नहीं होता। जरा यूरोप के छोटे से देश मॉन्टेनीग्रो की कहानी सुनिए। उसने एक हाईवे बनाने के लिए चीन से $1 बिलियन का कर्ज लिया, लेकिन सारा पैसा सिर्फ 41 किलोमीटर की सड़क बनाने में ही खत्म हो गया। आज ये कहीं न जाने वाली सड़क देश की अर्थव्यवस्था पर एक भारी बोझ बनकर रह गई है। और इक्वाडोर की कहानी तो और भी डरावनी है। वहाँ के एनर्जी क्राइसिस को सुलझाने के लिए चीन की मदद से एक डैम बनाया गया, लेकिन खराब कंस्ट्रक्शन की वजह से आज इस डैम की दीवारों में 17,000 से ज्यादा दरारें पड़ चुकी हैं और ये किसी भी वक्त ढहने का खतरा बना हुआ है। और अब पाकिस्तान में CPEC के तहत बनाए गए ग्वादर पोर्ट को देखिए। जो बात वाकई हैरान करने वाली है वो ये है कि इस पोर्ट से होने वाली कमाई का 91% हिस्सा चीन को जाता है और पाकिस्तान के हिस्से में आता है सिर्फ 9%। अब जब ऐसी कहानियां एक एक करके सामने आने लगी तो जाहिर है दुनिया भर में BRI के खिलाफ एक बड़ी प्रतिक्रिया शुरू हो गई। G7 का इकलौता सदस्य इटली, जो इस प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था, उसने इसे एक बहुत बड़ी गलती बताया और इससे बाहर निकलने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा मलेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल जैसे कई देशों ने भी या तो अपने प्रोजेक्ट्स रद्द कर दिए या उनकी शर्तों पर फिर से बातचीत शुरू कर दी। इस नाकामी को देखते हुए
अमेरिका और यूरोप ने भी अपने वैकल्पिक इनिशिएटिव शुरू किए हैं, जैसे PGII और ग्लोबल गेटवे प्रोग्राम। ये प्रोग्राम पारदर्शी और कम ब्याज वाले लोन का वादा करते हैं ताकि देश चीन के कथित डेट ट्रैप से बच सकें। इसका एक और बड़ा नतीजा ये भी हुआ है कि चीन और रूस के रिश्ते और भी मजबूत हो गए हैं। BRI के जरिए एक नया भू-राजनीतिक ध्रुव बनता दिख रहा है, जो पश्चिमी देशों के दबदबे के लिए एक नई चुनौती पेश कर सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि 10 साल और खरबों डॉलर खर्च करने के बाद इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भविष्य क्या है? चीन के लिए देखें तो नतीजा थोड़ा मिला जुला रहा है। एक तरफ उस पर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का लेबल लग गया और उसकी अपनी अर्थव्यवस्था भी धीमी पड़ गई, लेकिन दूसरी तरफ उसने दुनिया भर के 100 से ज्यादा बंदरगाहों में हिस्सेदारी हासिल कर ली, जो उसकी एक्सपोर्ट इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। इस ग्लोबल आलोचना के जवाब में चीन अब इसे BRI 2.0 के तौर पर रीब्रांड करने की कोशिश कर रहा है। अब उसका फोकस ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स पर बताया जा रहा है। लेकिन दुनिया अब सिर्फ वादों पर यकीन करने को तैयार नहीं है, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक नया नाम और नए वादे इस सिल्क रोड को दुनिया का खोया हुआ भरोसा वापस दिला पाएंगे?